हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमित भाई? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ क्या हाल है? ठीक है। तबीयत जब उस वक्त गया था तबीयत ही खराब हो गई थी। अच्छा, आप कैसी तबीयत? ऐसा रहता है, जब भी नहीं ले सका, दवाई ववाई खा के सो गया था। ओके। इस वजह ठीक है ठीक। मैंने बताया भी था, तले अंकल आए थे ना घर पे, मैंने कब आए बता थे? दिएगा भी। घर पे आए थे ना वो। अच्छा, तो कब आए थे? मैंने, हाँ, तो मैंने उनको बोला भी था बता दिएगा अमित भाई को। बोले तो उनकी भी तबीयत ही खराब है। मैंने कहा, अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, सही। ठीक है। और प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस सही चल रही है। मैंने भेजा नहीं था, मैंने अपने पास कर ली थी प्रैक्टिस, लेकिन उसमें कुछ मसले आ रहे थे तो मैंने कहा था मैं जाके ही पूछ लूंगा। जब ओ, करते हैं तो जब भी मसले आते हैं। सही सही सही, ठीक है। तो कल वाली वीडियो देखी थी तुमने जो मैंने भेजी थी? मैंने नहीं देखी अभी तक। अच्छा, ओके। अच्छा, कल से हमने जो है वो स्टार्ट करी है अपनी नॉर्मल HTML CSS की क्लास हमने स्टार्ट करी है, ठीक है। अच्छा, उसके ठीक है। अंदर हम जो है थोड़ी सी कोडिंग के बारे में थोड़ा सा सीख रहे हैं कि कोडिंग किस तरह से करी करी जाती है। जैसे कि HTML CSS जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है। उसका बेसिक्स हम सीख रहे हैं कि वो किस तरह से हम लिखते हैं उसको। तो बहुत ज़्यादा एडवांस मैं भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कोडिंग साइड थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये है कि थोड़ा सा बेसिक्स बता रहा हूँ। तो बेसिक्स जो है वो जब आ जाएगी ना तो फिर मैं उसके बाद एडवांस पे लेकर जाऊंगा उसको। लेकिन फिलहाल अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कल वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी बेसिक्स बताई हैं कि HTML CSS होती क्या है और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा और मैं रिपीट कर दूंगा उसमें से जो चीज़ मुझे रिपीट करनी होगी, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, तुम्हारे कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात है नहीं वैसे। ओके। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, प्ले। ठीक है। मिसबा, आप आपने कुछ प्रैक्टिस करी थी? जी, जो आपने कल दिया था ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। ओके। जो कल मैंने HTML की क्लास ली थी वो आपको समझ में आ गई थी? जी। ठीक है, ओके, सही। अच्छा, चलें उसी को आगे मैं आज कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम आगे और इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल जो हमने किया था वो हमने एक बेसिक्स हमने देखी थी कि हम बेसिक डॉक्यूमेंट हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर कल जो मैंने काम किया था वो मैंने इतना काम किया था कि मैं इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई थी index.html के नाम से, या टेस्ट, या आप अपने नाम से ही बना सकते हैं wes.html, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक डॉक टाइप डिफाइन करी थी, ठीक है। डॉक टाइप के बाद मैंने एक HTML का टैग लिया था। मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है? थोड़ा और जूम इन करूँ या सही? सही सही है। ठीक है, ओके। ये जो आपने इसमें ये डॉक टाइप लिखा है, HTML लिखा है, इसका कोई मतलब ये कोई कोड है या फिर क्या है ये बता दें। ये इसको कहते हैं सिंटैक्स कहते हैं। ये जो भी हम यहाँ पे कोड लिखते हैं ना, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है HTML की फाइल का, जिसके अंदर आपको सबसे पहले डॉक टाइप डिफाइन करना होता है, ठीक है। डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो क्या, हम्म। उसका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, वो डॉक्यूमेंट का टाइप आप बताते हैं कि HTML है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम बताते हैं HTML का टैग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि HTML यहाँ से स्टार्ट हो रही है। HTML का जो टैग है, अब हम्म। कल जैसे समीद ने ज्वाइन नहीं किया था तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, HTML का जो टैग होता है, मतलब ये आपका जो है एक टैग होता है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो ये आपका एक टैग होता है, ठीक है। अच्छा, टैग के अंदर आपके पास दो तरह के टैग्स होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग और एक होता है आपका नॉन सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टैग आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
ये टैग जाहिर है यहाँ पे आप वर्ड नहीं लिखते हैं, यहाँ पे टैग का नाम लिखते हैं कि जो टैग है आपका, ठीक है। अच्छा, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, उसके अंदर आपको जो क्लोज होता है टैग वो आपका स्लैश के साथ खुद ही क्लोज हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, वो आपको सेपरेटली क्लोज करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के दो दो तरह के टैग्स होते हैं, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और एक नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो इस ये जो आपका कोड होता है, इसका इस तरीके से आप अपना टैग लिखते हैं, इसके बीच में यहाँ पे आपका टैग का नाम आता है, ठीक है, जो भी आपके टैग का नाम जो आपको लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो टैग होता है वो होता है HTML, ठीक है। फिर होता है मेरा हेड, फिर होता है मेरा बॉडी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टैग हमारे पास होते हैं HTML के अंदर, जो कि हमें बनाने होते हैं, जो कि हर HTML की फाइल की के अंदर उसकी जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि हेड क्यों यूज करते हैं और बॉडी क्यों यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं एग्जांपल, थोड़ी सा मैं अभी ओवरव्यू आपको मैं अभी थोड़ा सा दे देता हूँ कि ये क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप ये टैग लिखते हैं तो टैग लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे आपकी अगर इसकी फॉर्मेटिंग को गौर से देखें तो इसके अंदर आपका HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, फिर उसके बाद हेड जो स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब इस तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ, वो इस तरीके से हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये इसका तो ये जो आगे से हमने स्टार्ट किया है, इसका रीजन ये होता है कि हम इसको जो है वो इंडेंट करके रखते हैं। इंडेंट करके रखने का रीजन ये होता है कि ये आपका जो है ये आपका जो है पेरेंट और चाइल्ड आपका बताता है, मतलब ये इसका पेरेंट होता है और ये इसका चाइल्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रखते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप इसके अंदर हेड बॉडी, अच्छा हेड के अंदर क्या होता है, जो आपका हेड का टैग होता है, इसके अंदर हमारे पास वो स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि हमें लोड करनी होती हैं। स्क्रिप्ट्स मतलब अगर हम कोई फाइल हमें इंक्लूड करनी है इस HTML के अंदर, या फिर हमें कोई स्टाइल हमें इंक्लूड करना है, मतलब इसके अंदर आप अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, हेड के अंदर। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि CSS किस तरह से लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट किस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, और फिर बॉडी के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जो कि हमें अपने पेज के ऊपर दिखानी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अपने पेज के ऊपर यहाँ पे एक हेडिंग दिखानी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको लिखता हूँ दिस इज माई हेडिंग, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिस इज माई हेडिंग करके लिखा, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ किसी भी ब्राउजर पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्राउजर है क्रोम, ठीक है। ब्राउजर पे मैंने ये फाइल ओपन करी। फाइल ओपन करने का तरीका सिंपल है कि आप इस फाइल को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्राउजर में ले जाके आप इसको छोड़ दें, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका है फाइल को ओपन करने का, .html फाइल को ओपन करने का। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है दिस इज माई हेडिंग, ठीक है, जो मैंने आपकी हेडिंग लिखी है। ये मैंने थोड़ा जूम किया है इसको, तो हो सकता है आपको ये शायद सही नज़र नहीं आ रहा हो नॉर्मल नॉर्मल साइज में। अच्छा, ये मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने लिखी है हेडिंग अपनी, ठीक है, लेकिन ये हेडिंग तो नहीं है अपनी, मतलब ये हेडिंग तो नहीं है, मतलब ये आपको एज अ पैराग्राफ आपको लग रहा है, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है, पैराग्राफ भी नहीं है, ये हेडिंग भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हेडिंग हमें बनाना होगा तो हेडिंग बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, मतलब 6 टाइप्स होती हैं हमारे पास हेडिंग्स की। हेडिंग लिखने का तरीका होता है आपका, हेडिंग का जो टैग होता है वो होता है हमारा H1, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हेडिंग का जो है वो तरीका, ये लिखने का तरीका होता है हेडिंग्स को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी हेडिंग्स H3, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, हेडिंग 1 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरा हेडिंग का, ये मैंने अपनी H1 की हेडिंग मैंने बना दी। H1 का मतलब होता है कि ये मेरी सबसे मेन हेडिंग है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका जो टेक्स्ट है मेरा, वो अगर मैंने इसको सिंपल रिफ्रेश किया, ठीक है, रिफ्रेश करने का तरीका सिंपल है कि यहाँ पे आपके पास बटन आता है ब्राउजर के अंदर, आप यहाँ पे फाइल में कोई भी चेंज करेंगे और आप चेंज करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है रिफ्रेश करने का।
अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेडिंग्स अगर मुझे लिखनी है तो इसका तरीका ये है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज बड़ा गौर से देखिएगा कि इसके अंदर जो है जो टैग हम ओपन कर रहे हैं वही टैग हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे H1 का टैग ओपन किया है तो यहाँ पे H2 क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे H1 का टैग ओपन करेंगे तो इसका मतलब है कि ये अगर ये क्लोज नहीं होगा तो नीचे वाले सारे आइटम्स आपको H1 के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको यहाँ पे H1 को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर तो ये चीज़ सही दिखा रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे H2 नहीं लगा हुआ है इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लगाना भूल गए हैं या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोड अपना तकरीबन खराब हुआ हुआ नजर आएगा कि मतलब इस तरीके से ये सही से काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ आपको देखनी होती है कि जो भी कोड आप लिख रहे हैं वो प्रॉपरली जो है वो अगर ओपन हुआ है तो क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, H2 ओपन हुआ है तो H2 क्लोज होना जरूरी है। अगर कोई आपने बॉडी ओपन किया है तो बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, क्लोज आप स्लैश के साथ करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको अपनी हेडिंग्स बना के दिखाई है। हेडिंग के अंदर आपके पास H1 आपकी मेन हेडिंग होती है। ठीक है, H2 आपकी सब हेडिंग होती है, फिर H3, H4, H5 और H6। ठीक है, तो ये आपकी 6 तरह की हेडिंग्स आपके पास होती हैं, जो कि आपके अलग अलग स्टैंडर्ड इसके अपने साइजेस भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये साइजेस आप चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही वाले साइजेस फॉलो करें। ठीक है, ये साइजेस आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ और भी टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने आपको हेडिंग के टैग्स मैंने आपको बताए। ठीक है, एक टैग मेरे पास होता है HR का, ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, HR का मतलब होता है HR का मतलब होता है ये आपका जो है वो लाइन ब्रेक ऐड कर देता है, हेड लाइन आपके इसमें ऐड कर देता है। आप ये देखें, मैंने यहाँ पे HR मैंने यहाँ पे ऐड किया, उसने यहाँ पे एक लाइन ब्रेक ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक टैग होता है पैराग्राफ, इस तरीके से। अच्छा, पैराग्राफ लिखने का तरीका ये होता है कि आप सिंपली P के टैग के साथ आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका आप फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक पैराग्राफ लिख रहे हैं यहाँ पे, तो पैराग्राफ आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने एक सिंपली P का टैग आपने ओपन किया, P का टैग ओपन करने के बाद आपने कोई भी टेक्स्ट जाके वहां पे आपने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पैराग्राफ इजीली लिख सकते हैं। तो ये मैं बहुत ही बेसिक आपको HTML की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक्स आपका जानना बहुत ज़रूरी है, अगर ये बेसिक्स नहीं जानेंगे तो फिर करती है। ठीक है जी, क्या आप कुछ पूछ रही हैं? पैराग्राफ कोई सा भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ में आप जितने चाहें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एक पी डाला है तो दैट मीन्स कि ये एक पैराग्राफ है। अगर मुझे सेकंड पैराग्राफ ऐड करना है, आप सेकंड मैं पैराग्राफ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने पैराग्राफ तो lipsum.com से लिया है ना, तो या मतलब आप कुछ भी लिख पैराग्राफ में सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कोई अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ तो वो अपने बारे में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज मोहम्मद उवैस। ठीक है, आई एम द फाउंडर .com एक्सेट्रा। तो पैराग्राफ तो आप कुछ मतलब भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। जी, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ये टैग जो है ये सिर्फ ये इस वजह से होते हैं कि आप हर कंटेंट को, जो भी चीज़ आप पेज पे डाल रहे हैं, उसको आप कोई ना कोई एक आइडेंटिटी दें कि वो कंटेंट आपका क्या है। जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जो कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर को हमें उनकी कोडिंग के ज़बान में बात करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब वो हमारी इंसानों की ज़बान नहीं समझते। ठीक है, तो उनको आपको बताना, कंप्यूटर का आपको बताना पड़ता है कि कौन सा आपका पैराग्राफ है, कौन सी आपकी हेडिंग है, कौन सा आपका डिवाइडर है, और इसके अलावा कौन सी आपकी लाइन है। ठीक है, नॉर्मली हम कॉपी में जो लिखते हैं, कॉपीज में जो हम लिखते हैं वो हम यही लिखते हैं कि मतलब हेडिंग है तो हम उसका साइज बड़ा करके लिख देते हैं, अगर हेडिंग सब हेडिंग है तो हम उसका साइज छोटा करके लिख देते हैं। ये हर कोई अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में ये सारी प्रैक्टिस हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को हम कैसे बताते हैं कि ये हमारी मेन हेडिंग है, ये हमारी सब हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ है, वो हम इस तरीके से बताते हैं कि हम उसको टैग के साथ डिफाइन करते हैं, टैग। ठीक है, जो टैग हमारे होते हैं, टैग्स हमारे बहुत सारे किस्म के टैग्स होते हैं, बहुत काफी टैग्स हमारे होते हैं। ठीक है, जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टैग्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे।
इसके अंदर हमारे जैसे हेडिंग के टैग्स आते हैं, हेडिंग के टैग के बाद यहाँ पे मेरे पास एक इमेज का भी टैग आता है कि इमेज अगर मुझे यहाँ पे लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये एक पैराग्राफ यहाँ पे मैंने बताया, अब ये मैं यहाँ पे मैं दूसरा पैराग्राफ मैं बताता हूँ, ठीक है। दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इमेज लगानी है, ठीक है। इमेज लगाने का तरीका आपका होता है, इमेज लगाने का तरीका आपका होता है फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लगाते हैं IMG SRC, ठीक है। अच्छा, ये मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है, SRC क्या होता है। अच्छा, इमेज का लगाने का तरीका ये होता है कि जो आपका IMG होता है, ये IMG आपका होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। इस तरीके से ये क्लोज हो जाता है। अच्छा, और ये जो SRC हमने लिखा है, अच्छा, जितने भी टैग्स हैं हमारे पास HTML के अंदर, हर टैग के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा SRC है ना, ये SRC हमारा एक एट्रीब्यूट है जो कि इस टैग के ऊपर हमने लगाया है, ठीक है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट हर टैग के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल अगर सिर्फ समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये H1 का टैग है ना, H1 के टैग के ऊपर भी हमारा एक एट्रीब्यूट होता है क्लास के नाम से, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट जैसे मैंने आपको बताया कि हर टैग के ऊपर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे ये हमारा एक क्लास का एट्रीब्यूट है, इसी तरीके से हमारा एक एट्रीब्यूट होता है आईडी के नाम से, ठीक है। अच्छा, ये जो दो एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि ये आपके हर टैग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इसके अंदर होते हैं और आप अपना एट्रीब्यूट बना भी सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, खुद कैसे बना सकते हैं आप? खुद बनाने का तरीका आपका ये होता है कि हर एट्रीब्यूट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है डेटा करके, डेटा के नाम से, ठीक है। अच्छा, डेटा के बाद आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट के अंदर आप कोई एडिशनल चीज़ अगर आप डालना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है डेटा का जो एट्रीब्यूट है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं सिंपली आपको अभी ये बता रहा हूँ कि हर टैग के ऊपर आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। और ये कुछ स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है जो कि हर टैग के ऊपर पहले से डिफाइंड होता है, ठीक है। और ये डेटा के नाम से आप एट्रीब्यूट अपना डिफाइन भी कर सकते हैं। डेटा के नाम से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता देता हूँ डेटा डैश नेम, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे मैंने ये अपना एट्रीब्यूट बनाया है जो कि डेटा डैश नेम के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एट्रीब्यूट बना भी सकते हैं और यहाँ पे जो इसके अपने एट्रीब्यूट जो इसके होते हैं वो एट्रीब्यूट आप डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एट्रीब्यूट के अंदर क्लास का एट्रीब्यूट होता है जो कि हमारा जो कि हम ये हम असल में हमारा होता है सिलेक्टर, ठीक है। तो ये क्लास का जो एट्रीब्यूट होता है ये हमारे सिलेक्टर्स के लिए हमारा हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे किसी एक हेडिंग का कलर चेंज करना है, ठीक है, इसको मैं क्लास को यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ। अच्छा, हर एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है हमारे पास की ऐसे मेरी है क्लास, और एक है हमारी वैल्यू। इस क्लास की वैल्यू क्या है, ठीक है, इस क्लास की वैल्यू इस वक्त कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 इस तरीके से। अच्छा, आईडी की मैंने अभी कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है, ये मेरी की है और ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो आईडी के अंदर मैंने अभी कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। अच्छा, आईडी के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्लास मैंने डिफाइन करी कि जो मेरी क्लास है उसकी वैल्यू है हेडिंग 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ, इसको अभी इग्नोर करिएगा, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए अभी मैंने ये लिखा है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये देख रहे हैं कि जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है उसका कलर यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं ये आपके सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्टर हम क्यों कहते हैं? सिलेक्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम CSS में इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे देखें कि जो मेरी हेडिंग 1 है उसके अलावा किसी और पे ये स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ हेडिंग 1 पे ये स्टाइल अप्लाई हुआ है कि उसका कलर जो है वो आपका रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, जो कलर उसका रेड हुआ है उसको हमने कैसे रेड किया है? सबसे पहले हमने हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया। अच्छा, सिलेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास क्लास और एक होती है हमारे पास आईडी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास दो तरह की चीजें हैं क्लास और आईडी, ये दो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं। क्लास को हम डॉट के साथ सिलेक्ट करते हैं और आईडी को हम हैश के साथ सिलेक्ट करते हैं, हैश के साथ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो क्लास का नाम दिया है वो दिया है हेडिंग 1।
मैं यहाँ पे आईडी का नाम दे देता हूँ हेडिंग 1। आईडी का नाम भी मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 सेम दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर डिफाइन करता हूँ हेडिंग 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कलर जो है वो रेड नहीं होना चाहिए, कलर होना चाहिए ऑरेंज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसका कलर जो है वो ऑरेंज कर देगा। ऑरेंज इसने इस वजह से किया है क्योंकि इसने जो है वो क्लास के कलर, क्लास को इसने ओवरराइड कर दिया। क्लास का मतलब है कि जो आपने डॉट के साथ लगाई है वो आपकी क्लास है, और जो आपने आईडी के साथ लगाई है वो आपकी आईडी है, ठीक है। तो इसने क्लास को आपका जो है वो ओवरराइड करके आईडी को इसने यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे कि कल की वाली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो है लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है आपका ब्राउजर। मतलब ये ब्राउजर में जब आप कोई भी पेज जब लोड करते हैं यहाँ पे, तो ये ब्राउजर क्या करता है, आपका फर्स्ट लाइन से शुरू करता है और एक एक लाइन को वो नीचे रीड करता हुआ जाता है। अब एक एक लाइन के अंदर आपके पास जैसे कल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उनको मैं बता दूं कि आपके पास एक डेवलपर टूल होता है जहाँ पे आप HTML CSS का कोड चेक कर सकते हैं। उसको आप ओपन करने के लिए दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, व्यू पेज सोर्स और इंस्पेक्ट, ठीक है। दो तरह के ऑप्शन आपके पास होते हैं। इंस्पेक्ट आप करते हैं तो वो यहीं पर आपको उसका कोड दिखा देता है, और व्यू पेज सोर्स आप करते हैं तो यहाँ पे वो आपको इस तरह से इसका कोड दिखा देता है जो भी आपने लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप यहाँ पे नोटिस करें, एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसने जो है वो क्लास को इसने नहीं दिखाया, इसने आईडी को यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, आईडी को दिखाने, आईडी को का कलर दिखाने की क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि सबसे पहले अब इसने इसको जो है उसूलन इसको क्लास दिखाना चाहिए, ठीक है। इसको जो है ये क्लास का कलर दिखाना चाहिए, ठीक है। क्लास का कलर उसूलन इसको क्यों दिखाना चाहिए? उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल ब्राउजर जो है आपका कोड ऊपर से नीचे तक रीड करता हुआ है। सबसे पहले आपके ब्राउजर को यहाँ पे मिला, मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर दूं आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपके ब्राउजर को यहाँ पे मिला HTML, फिर HTML हेड स्टाइल, फिर इसको मिला हेडिंग 1 आईडी, फिर इसको मिला हेडिंग 1 क्लास। हेडिंग 1 आईडी पे इसने कलर इसका ऑरेंज कर दिया। ऑरेंज करने के बाद जब ये नेक्स्ट क्लास पे गया हेडिंग 1 पे, तो यहाँ पे इसको क्लास मिली और उसके बाद इसने इसका कलर रेड कर दिया, जबकि इसने यहाँ पे इसको रेड नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो सिलेक्टर जो आपके होते हैं, ठीक है, ये सिलेक्टर जो है ये आईडी को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। मतलब ये आईडी को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप इसको क्लास डिफाइन करेंगे और आईडी डिफाइन करेंगे तो ये क्लास को अवॉइड कर देंगे और आईडी का कलर यहाँ पर ये शो करेंगे आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपके स्टाइल नजर आते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने डिफ को अपने H1 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो H1 के ऊपर जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है वो स्टाइल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आईडी आ रही है और यहाँ पे आपके पास इसकी CSS आ रही है, यहाँ पे आपके पास इसकी क्लास आ रही है, ठीक है। अच्छा, क्लास के ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे क्लास को इसने अप्लाई तो किया है लेकिन ओवरराइड कर दिया इसने आईडी को। ओवरराइड कैसे? हमें पता है कि इसने ओवरराइड कर दिया क्योंकि क्लास के ऊपर इसने जो है एक इसने लाइन थ्रो इसने क्लास के ऊपर दे दी कि मतलब इसमें इसने कट कर दिया, ठीक है। तो इसने क्लास को अवॉइड करके इसने आईडी को प्रायोरिटी दे दी और आईडी को इसने यहाँ पे पिक करके उसका कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर के बजाय मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, बॉर्डर, तरीके से, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर मैंने यहाँ पे लगाया तो अब आप देख रहे हैं कि इसने जो है बॉर्डर यहाँ पे इसका उठा लिया और क्लास और कलर इसने यहाँ पे इसका उठा लिया, ठीक है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसको जो है मिल तो दोनों चीजें रही हैं, मतलब आईडी भी अप्लाई कर रही है और क्लास भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने बॉर्डर डिफाइन नहीं किया हुआ तो इसने बॉर्डर यहाँ पे इसने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, लेकिन इसको नेक्स्ट वाली क्लास में बॉर्डर मिल गया, ठीक है। और इसको कोई चीज ओवरराइड भी नहीं कर रही है तो इसने यहाँ पे फौरन इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बॉर्डर भी आपके पास आ रहा है रेड कलर का। इसको अगर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर दूं तो ये थोड़ा और आपको क्लियर नजर आएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं बॉर्डर यहाँ से चेंज करके अगर मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूं तो ये कौन सा बॉर्डर उठाएगा? आप बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं मुझे?
आप में तो कोई बता सकता है मुझे कि कौन सा बॉर्डर उठाएगा? हेलो। ये और इनसाइड बॉर्डर तो नहीं रहेगा? जी। जैसे आउटसाइड बॉर्डर होता है। नहीं, जैसे मैंने बॉर्डर यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया है और यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया है। अभी मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया अपना, ठीक है? पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये कौन सा बॉर्डर उठाएगा? ये वाला उठाएगा या ये वाला उठाएगा? बस ऊपर वाला उठाएगा। ऊपर वाला उठाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो नीचे वाला इसमें लगा है ना आपने। जैसे कि ऊपर वाला हाइड कर दे, नीचे वाला हाइड कर देंगे तो ऊपर वाला तो रहेगा ना। नहीं देखो, बॉर्डर तो मैं दोनों चीजों पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर वाला क्यों ठीक है। उठाएगा? ऊपर वाला ये इस वजह से उठाएगा क्योंकि ये प्रायोरिटी दे रहा है आईडी को, ठीक है? ठीक है। आईडी मतलब हैश के साथ जो हमने यहाँ पे लिखी है, और आईडी को यहाँ पे हमने सिलेक्टर बनाया है। तो मिल तो दोनों मैंने चीजें क्या इसको लगा। रही है, लेकिन आईडी को ये प्रायोरिटी देता है, तो और आईडी जो है और क्लास को जो है ये प्रायोरिटी, मतलब आईडी को पहले प्रायोरिटी देता है, क्लास को सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है, जो भी सिलेक्टर आपका होता है, ठीक है? तो अब मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये जो इसका बॉर्डर है वो बॉर्डर आपका ऑरेंज हो गया, और नीचे के ये दोनों जो है वो कट हो गए, ठीक है? नीचे के इन दोनों को इसने अवॉइड कर दिया। अच्छा, अवॉइड इसने क्यों किया? दोनों चीजें सेम है आपकी, जबकि हेडिंग आपकी बाद में लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे क्लास के साथ अगर कर दूं, ठीक है? अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं हेडिंग 2, या मैं इसको डिफाइन कर दूं स्टाइल 2, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसकी आईडी में रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ स्टाइल 2, ठीक है? इस तरीके से, और इसको मैं बता देता हूँ क्लास हेडिंग 1। अच्छा, अब थोड़ा सा कोड समझ लेते हैं। मैंने क्या चेंज किया है? मैंने चेंज ये किया है कि एक क्लास के अंदर, अच्छा, एक तो चेंज मैंने ये किया है कि आईडी मैंने रिमूव कर दी इसमें, ठीक है? सिर्फ समझाने के लिए कि आईडी को ये प्रायोरिटी देता है, लेकिन क्लास को अगर एक ही टैग के ऊपर मल्टीपल क्लासेस लगी हुई हैं तो ये किसको प्रायोरिटी देता है, ठीक है? अब एक मेरा टैग है H1 का, इसके ऊपर मैंने दो क्लासेस लगाई हैं, H1 और स्टाइल 2 और H1, ठीक है? अच्छा, H1 की क्लास मेरे पास, हेडिंग 1 की क्लास मेरे पास आ रही है पहले यहाँ पर हेडिंग 1, और फिर मेरे पास आ रही है स्टाइल 2, ठीक है? अब ये कौन सी क्लास को उठाएगा देख लेते हैं, ठीक है? अब ये उठा रहा है मेरी स्टाइल 2 की क्लास को। उसकी वजह क्या आ रही, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सबसे पहले इसने अप्लाई करी हेडिंग 1 की क्लास। हेडिंग 1 के अंदर इसने कलर ऑरेंज अप्लाई किया, फिर बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल ऑरेंज अप्लाई किया। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे गया, तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद इसको मिला स्टाइल 2। स्टाइल 2 के अंदर इसको मिला कलर रेड, बॉर्डर सॉलिड रेड। तो इसने क्या किया, ऊपर वाले को ओवरराइड करके जो लास्ट वाला है वो इसने यहाँ पे शो कर दिया हमें। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइन बाय लाइन ये रीड करता है, तो सबसे पहले इसको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो अप्लाई करेगा, उसके बाद इसको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो अप्लाई करके पहले वाली को ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? जी। ठीक है। अच्छा। एक बात पूछनी थी, जी। जैसे आप ये लिख रहे हैं सारा, यही कुछ लिखा जाता है या फिर कुछ चेंज लिखा जाता है? फ्रंट एंड के अंदर HTML के अंदर यही लिखा जाता है, मतलब थोड़ा सा और एडवांस लेवल के ऊपर भी होता है, वो मैं आपको जब ये बेसिक समझ में आ जाएगी आपको तो फिर मैं उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल का भी मैं बताऊंगा आपको। इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल का भी होता है। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि अगर ये आपको ये बेसिक समझ में आ जाएंगी ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि क्लासेस किस तरह से आप अप्लाई करते हैं, फिर उसके अलावा आप आईडी कैसे अप्लाई करते हैं। अगर कोई आप कहीं पे प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो वो प्रॉब्लम किस तरह से आपको रिजॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल एक स्टाइल आपने अप्लाई किया लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि कोई और स्टाइल वहाँ पे ओवरराइड कर रहा है उसको, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको समझने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए आपका ये बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा था इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट्स आपके मल्टीपल किस्म के होते हैं और ये आपके पास हर टैग के ऊपर होते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है SRC का, जो कि आपके पास होता है इमेज के अंदर। अच्छा, अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए आपका जो टैग है वो होता है IMG, ठीक है? IMG के साथ आप कोई भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक इमेज लगानी है। इमेज में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल पिक्चर, इस तरीके से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इस तरह की एक इमेज लगानी है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी इमेज है
ये जो मेरी पिक्चर है, मैं थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पिक्चर है, ठीक है, ये इमेज, ये पिक्चर मुझे वहां पे लगानी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पिक्चर को मैं सेव करूंगा। अच्छा, अगर आप सेव नहीं भी करें और अगर आप इसका सिर्फ लिंक कॉपी कर लें, ठीक है, लिंक क्या होता है, लिंक आपका होता है ये वाला, ये ऊपर का लिंक होता है, ठीक है। अच्छा, लिंक इसको कहते हैं पाथ, इसको पाथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप सिंपल ये पाथ यहाँ पे एसआरसी के अंदर पेस्ट कर दें, ठीक है, तो आपने तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पिक्चर यहाँ पे लेकर आ जाएगा, क्योंकि IMG SRC के अंदर आपको ये पाथ देना होता है जो कि आपकी पिक्चर का पाथ है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इसको अच्छा, पाथ अभी हमने जो दिया है वो हमने दिया एक्सटर्नल, ठीक है। पाथ के अंदर भी हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है हमारी इंटरनल और एक होता है हमारा एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा, आप ये यहाँ पे नोटिस करें कि आपने जो पिक्चर यहाँ पे लगाई है वो पिक्चर आपके पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर आपके पास यहाँ पर आई है, ये आपके पास पिक्चर लोड हो रही है इस वाली वेबसाइट से, ठीक है, क्योंकि हमने इस वेबसाइट का पाथ वहाँ पे दिया है अपनी SRC के अंदर। अब फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर हो सकता है ये वेबसाइट चलना बंद हो जाए, हो सकता है ये पिक्चर ये रिमूव हो जाए इस वेबसाइट से, ठीक है। तो इस वजह से बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को आप एक्सटर्नल URL के बजाय आप इसको इंटरनल अपने प्रोजेक्ट से आप इसको यूज करें। एक्सटर्नल URL का मतलब है कि आप किसी और की वेबसाइट से पिक्चर उठा रहे हैं, इंटरनल का मतलब है कि आप उसको अपने ही प्रोजेक्ट से पिक्चर उठाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है अपना क्लास 01 के नाम से, ठीक है, ये एक फोल्डर है मेरा, ये समझे आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्लास 01 के नाम से आपने ये प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ पे आपको इमेज रखनी है अपनी। इमेज रखने का तरीका सिंपल ये है कि आप इसको सिंपली सेव करें। सेव आप करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर है, आप मेरा प्रोजेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल HTML क्लास के अंदर, HTML क्लास के अंदर क्लास 01 का मेरा ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर सेव कर दी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरी ये पिक्चर जो है यहाँ पे सेव हो गई है। अच्छा, इस पिक्चर को मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी आसान सा नाम मैं दे देता हूँ, नाम इसका दे देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, ये नाम मैंने इसका दिया। अच्छा, ये नाम देने के बाद यहाँ पे जो मैंने पाथ अपना डिफाइन किया है, ये पाथ डिफाइन करने के इसको मैं एक्सटर्नल पाथ रिमूव करके मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली, आप यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट की पिक्चर आ गई, ठीक है, जो भी यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड करी है अपने फोल्डर के अंदर, वो फोल्डर की पिक्चर यहाँ पे मेरे पास आ गई। अब मुझे पाथ के अंदर आप यहाँ पे अगर नोटिस करें, जो पाथ होता है मेरा, वो पाथ मेरा पूरा इसने पाथ दिया है। पाथ में क्या दिया है इसने कि ये डोमेन है इसका, इस डोमेन के बाद इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, फिर एक और फोल्डर है, फिर एक और फोल्डर है। मतलब ये जो आपको स्लैश नजर आता है ना, ये स्लैश का मतलब होता है कि ये एक फोल्डर के अंदर है आपकी पिक्चर, ठीक है। मतलब ये आपकी मेन डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी के बाद एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है। जैसे कि हमारी ये डायरेक्टरी होती है ना यहाँ पे, इस तरीके से, जैसे HTML क्लास की का एक फोल्डर है, फिर उसके बाद एक और फोल्डर है क्लास 01 का, फिर उसके बाद आपकी पिक्चर यहाँ पर आ रही है। तो आपको इतना बड़ा पाथ देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जो है इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको इतना बड़ा बड़ा पाथ देने की जरूरत नहीं होती। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपल ये करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर का आपको नाम देना है इस तरीके से, प्रोफाइल पिक्चर 1.jpeg। JPEG जो आपका होता है, ये आपका होता है जो भी पिक्चर आप लगा रहे हैं उसकी एक्सटेंशन, ठीक है, उसका जो भी फॉर्मेट है पिक्चर का वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है। तो आपको यहाँ ये फॉर्मेट यहाँ पर भी नजर आ जाएगा .jpeg, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और फॉर्मेट है तो वो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे डिफाइन करना होगा। अगर आप यहाँ पे इसको मिस स्पेल करेंगे, जैसे स्पेलिंग वगैरह आप गलत लिखेंगे, तो वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा सही से। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि पिक्चर आपके पास अभी भी आ रही है, ठीक है, जबकि वो पिक्चर मैंने वहां से रिमूव कर दी है, एक्सटर्नल URL से नहीं आ रही है, अब आपके पास इंटरनल प्रोजेक्ट से आपके पास ये पिक्चर आ रही है, ठीक है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? अभी तो नहीं पूछ रहा कुछ। ठीक है,
तो फिर आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसकी वीडियो में आपसे, सॉरी, मुझे वो समझ नहीं आया था जो मैंने आपसे कल पूछा था ना कि मैं आपको शेयर कैसे करूं। अच्छा, आपको मैंने बताया था ना, आप सिंपली क्या करें, एक वेबसाइट है drive.google.com, drive.google.com, ठीक है। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आप एक ये वेबसाइट आपके पास भी आ रही होगी, जैसे अगर आप जीमेल से लॉगिन करेंगे ना तो आपके पास ये वेबसाइट आ रही होगी drive.google.com। इसके अंदर आप सिंपली क्या करें, आप यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर आता है, न्यू का ऑप्शन, यहाँ पे आप एक फोल्डर बनाएं इस तरीके से, ठीक है। एक फोल्डर आप यहाँ पे बनाएं। फोल्डर बनाने के बाद आप अपनी फाइल सिंपल उस फोल्डर के अंदर रख दें। जैसे मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है फोटोशॉप का, कल जो मैंने आपको बना के दिखाया था। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपनी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने का तरीका, दो तरीके हैं। या तो आप फाइल को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेकर आ जाएं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पिक्चर को अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेकर आ जाऊँ, या फिर मैं राइट क्लिक करके फाइल अपलोड कर दूँ और यहाँ पे मैं अपनी फाइल सेलेक्ट कर लूँगा कौन सी फाइल मुझे अपलोड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फाइल अगर अपलोड करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करूँगा तो ये अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अपलोड होने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है शेयर का, ठीक है। जब आप इसको शेयर करेंगे तो शेयर करने के बाद आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको या तो पूरा फोल्डर आप शेयर कर दें इस तरीके से, आप शेयर या तो आप ईमेल एड्रेस के थ्रू शेयर कर दें या फिर आप लिंक के थ्रू शेयर कर दें, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कॉपी लिंक करेंगे तो आपका लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा, और फिर कहीं पर भी आप अगर इसको पेस्ट करते हैं तो वो लिंक आप जैसे मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी। Ctrl+V इसकी शॉर्ट की होती है, तो ये आपका लिंक पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी फाइल जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।